ट्रेन की शुरुआत अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है, जहां रे नाम का कैदी बंद है। एक दिन उसे उसका साथी बताता है कि जैक्स नाम का कैदी उसे मारने वाला है। अगले दिन वही हुआ और जैक्स ने चाकू से रे पर हमला कर दिया। लेकिन रे भी कोई मामूली कैदी नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया और जैक्स को धूल चटा दी। हंगामा होता देख गार्ड्स ने वहां आकर हालात काबू किए। रे को एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नाम के एरिया में रखने का फैसला किया गया, जहाँ खतरनाक कैदियों को सबसे अलग रखा जाता है। वहाँ रे को एक छोटी सी तंग सेल में ठूस दिया गया, जिसमें बस एक टॉयलेट और एक सिक्योरिटी कैमरा था। किताबों के नाम पर उसे सिर्फ एक बाइबल रखने की इजाजत दी गई थी। सख्त पहरे के बावजूद रे ने वहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने जेल की हर दीवार, हर कोने को बारीकी से परख लिया। उसने नोटिस किया कि उसके सेल के ठीक बगल में फायर गैराज है। गार्ड्स की बातें सुनकर उसे अंदाजा हो गया कि इस ब्लॉक में स्टाफ की कमी है, यानी सिक्योरिटी में एक कमजोर कड़ी मौजूद है। कई दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद रे ने गार्ड्स का रूटीन भी समझ लिया, जो हर रोज 7 मिनट का स्मोक ब्रेक लेने बाहर जाया करते थे। अब बस उसे एक और चीज पता करनी थी, अपने सेल का दरवाजा खोलने का पासकोड। इसके लिए उसने एक जुगाड़ लगाया और खाने के साथ मिलने वाले चॉकलेट मिल्क के पैकेट से एक पतली पॉलीथीन की परत निकाली। और जब उसे टहलने के लिए बाहर ले जाया गया तो उसने वो पॉलीथीन चुपके से उसी कीपैड पर चिपका दी। बाद में जब उसने पॉलीथीन को उठाकर देखा तो उस पर गार्ड की उंगलियों के निशान छप चुके थे। अब बस सही कॉम्बिनेशन मिलाना था जिससे दरवाजा खुल जाए। इस बीच रे ने जेल के बाहर अपनी टीम को सीक्रेट सिग्नल भी भेजा। उसने एक कोडेड मैसेज लिखा जिसमें उसकी टीम को पता चले कि उसके भागने वाले दिन शाम 4 बजे जेल के बाहर एक बड़ा धमाका करना है। इसके अलावा उसने टॉयलेट पेपर को लिक्विड सोप में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई, जो कि आगे काम आने वाली थी। एक दिन अपने सेल में लौटते हुए उसने चुपके से दरवाजे के लॉक में गीला टॉयलेट पेपर ठूस दिया, ताकि वो पूरी तरह बंद ना हो। इस सबसे अनजान वहाँ मौजूद दोनों गार्ड्स स्मोक ब्रेक लेने के लिए वहाँ से बाहर निकल गए। रे ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से पासकोड एंटर करके सेल से बाहर निकल गया। वो एक वेंट से होता हुआ फायर गैराज में पहुंचा और वहां रखी फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहन ली। ठीक उसी समय उसकी टीम ने जेल के बाहर एक बड़ा धमाका किया, जिससे सबका ध्यान भटका और फायर फाइटर्स की टीम उस तरफ दौड़ी। रे ने मौके का फायदा उठाया और ट्रक के नीचे छिपकर जेल से बाहर निकल गया। फिर वो अपने साथियों की लाई हुई गाड़ी में आराम से बैठकर वहां से निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने जेल से कुछ ही दूरी पर रे को एक टेलीफोन बूथ के पास छोड़ दिया। लेकिन ये बात बड़ी अजीब थी कि वो अभी तक जेल की यूनिफॉर्म में था और ना ही उसे भागने की कोई जल्दी थी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों ने आकर उसे घेर लिया। हालांकि उसने इतनी देर में फोन बूथ से एक कॉल लगाया और एक सीक्रेट कोड कहा। उसी दौरान लेस्टर नाम का एक आदमी मौके पर पहुंचा। उसने पुलिस वालों को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसे वेरीफाई करने के बाद उन्होंने रे को वहाँ से जाने दिया। रे और लेस्टर वापस जेल के वार्डन के ऑफिस गए और वहीं उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही वार्डन अंदर आया, वो गुस्से से चिल्लाया, ये सब क्या लगा रखा है? लेस्टर कहता है, शांत हो जाइए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। फिर वो खुलासा करता है कि रे कोई अपराधी नहीं है, बल्कि ब्रेसलिन क्लार्क नाम की सिक्योरिटी फर्म का को फाउंडर है। इस कंपनी को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स नाम की सरकारी संस्था ने हायर किया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी जेलों की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। रे का काम ही फर्जी पहचान बनाकर जेल में घुसना और उसकी सुरक्षा को परखना है। वार्डन ने हैरान होकर रे से पूछा, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? रे ने कहा, मैंने जानबूझकर दुश्मन बनाए ताकि मुझे उसी स्पेशल सेल में डाला जाए जहाँ से फायर गैराज तक जाने का शॉर्टकट था, और बाकी तो आपने खुद देख ही लिया। वार्डन ने इम्प्रेस होकर पूछा, आखिर कोई आदमी अपनी जिंदगी जेलों में क्यों बिताना चाहेगा? तो रे ने कहा, जिस तरह कुछ लोग गाते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, उसी तरह मैं जेलों से भागता हूँ। वार्डन से मीटिंग खत्म करने के बाद आखिरकार रे अपने ऑफिस पहुंचा, जहाँ वो जेल से 5 महीनों बाद लौटा था। वहाँ उसके टीममेट हर्ष ने एक मुश्किल पजल के साथ उसका स्वागत किया, जिसे हर्ष ने कई महीने लगाकर खास तौर पर उसके लिए डिजाइन किया था। लेकिन रे ने चुटकियों में उसे सॉल्व कर दिया। हर्ष थोड़ा खींचा और इम्प्रेस भी हुआ। इस बीच लेस्टर CIA की एक लॉयर जेसिका को उन सबसे मिलवाने लाता है, जिसने रे की लिखी एक किताब पढ़ी थी, जो कि प्रिजन सिक्योरिटी की खामियों पर ही थी, जिसे पढ़कर वो उसके साथ एक डील करने आई थी। वो चाहती थी कि रे एक नई टॉप सीक्रेट जेल को टेस्ट करे, लेकिन ये एक ऑफ द रिकॉर्ड मिशन था, यानी अगर कुछ भी गलत होता तो सरकार या कोई भी एजेंसी इस मिशन से खुद को अलग कर लेती। वो जेल एक सीक्रेट लोकेशन पर थी, जहाँ ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता था जिनके बारे में सरकार कभी पब्लिकली कुछ शेयर नहीं करती। रे की टीम को ये मिशन काफी रिस्की और खतरनाक लगा और उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, जिस पर लेस्टर सबको इंसिस्ट करने लगा, क्योंकि जेसिका इस काम के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार थी। लेकिन रे ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो ये केस ले या नहीं। तब जेसिका ने उसे समझाया कि उस जेल के कैदी सिर्फ क्रिमिनल नहीं बल्कि राक्षस हैं, जिन्हें वापस बाहर की दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर रे इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जेसिका उसकी एक फेक ID बनाती है, जिसमें उसे एंथनी पोर्टो नाम का एक टेररिस्ट बता के पेश किया जाता है।
है। रे को ये भी कहा गया कि अगर जेल के अंदर से वो जेसिका से कांटेक्ट करना चाहे तो वो रॉजर नाम के वार्डन को एक सीक्रेट कोड बताए जिससे वो उनसे कनेक्ट हो पाएगा। मिशन शुरू करने से पहले हश ने हमेशा की तरह रे की बाजू के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर इंजेक्ट किया जिससे वो उसकी लोकेशन पता रख सके। हालांकि सारा प्लान उल्टा हो गया जब कुछ मास्क पहने लोग रे को वैन में किडनैप करके ले गए और उसकी बाजू से वो जीपीएस ट्रैकर काट के निकाल दिया गया। इससे पहले कि रे कुछ रिएक्ट कर पाता उन लोगों ने रे को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया ताकि प्रिजन की लोकेशन सीक्रेट रहे। एक जगह रे को थोड़ा होश आया तो उसने खुद को एक हेलीकॉप्टर में पाया। उसने देखा कि गार्ड ने एक कैदी को मारकर उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया। रे को होश में देखकर गार्ड ने उसे दोबारा से इंजेक्शन लगा दिया। रे आखिरकार जेल के अंदर जागा और उसने खुद को एक ग्लास सेल में पाया जहां दूसरे कैदी भी उसी तरह की ट्रांसपेरेंट सेल्स में बंद थे। वहां के हर कैदी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जल्द ही रे को प्रिजन वार्डन के पास ले जाया गया। रे ने जब वार्डन को मिस्टर रॉजर कहकर पुकारा तो वार्डन ने कहा कि मेरा नाम रॉजर नहीं मिस्टर हॉप्स है। ये सुनकर रे कंफ्यूज हो गया। फिर उसने उस ऑफिसर की शिकायत भी की जिसने हेलीकॉप्टर में एक कैदी को मार दिया था। ये बात सुनकर वार्डन थोड़ा बेचैन हो गया लेकिन बिना रिएक्ट करे वहाँ से जाने लगा। रे ने उसे रोकने की कोशिश की और वही सीक्रेट कोड बताया जो उसे जेसिका ने खुद से कनेक्ट होने के लिए बताया था, पर वार्डन उसको एक और पागल कैदी समझकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल और हश दिन रात रे की लोकेशन पता करने में लगे थे लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ जेल में सभी कैदियों को उनके सेल से बाहर आने का आदेश दिया गया लेकिन रे अपने ही ख्यालों में गुम था। ये देखकर वार्डन जोर से उसे एंथनी पोर्टो कहकर पुकारता है और बाहर आने को कहता है। ये नाम सुनते ही एक और कैदी ने उसे ध्यान से नोटिस किया। रे ने सेल से बाहर आते हुए देखा कि गार्ड्स एक कैदी को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ देर बाद कैदियों का एक ग्रुप रे के पास आया। वो उसे नया पंछी समझ के पंगे लेना चाहते थे लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते रे ने एक गुंडे की उंगली तोड़ दी। तभी वही बंदा अपने ग्रुप को बीच बचाव करने वहाँ ले आया जिसने पोर्टो नाम सुनकर रे को नोटिस किया था। उस बंदे ने अपना नाम एमिल बताया और रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन रे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नपे तुले रिस्पॉन्स देकर वहाँ से चला गया। वहीं वार्डन अपने ऑफिसर को अपने पास बुलाकर डांट लगाता है और कहता है कि जिस कैदी को उसने हेलीकॉप्टर में मारा उसकी कीमत उसकी सैलरी से वसूली जाएगी। उसकी इस बात से लगता है कि जेल में किसी तरह का रैकेट चल रहा था। वहीं जेल के अंदर रे वहाँ की हर चीज पर नजर रखे हुए था ताकि उसे वहाँ की सिक्योरिटी में कोई लूप होल मिले। वहीं एमिल लगातार उसका भरोसा जीतने की कोशिश करने लगा और उसने रे की मदद की पेशकश भी की। रे को वहाँ रहकर धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये कोई नॉर्मल सरकारी जेल नहीं बल्कि एक सीक्रेट टॉर्चर फैसिलिटी थी जहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को गायब करने के लिए यहाँ भेजा करते थे। और जानकारी निकालने के लिए रे ने खुद को आइसोलेशन सेल में बंद करवाने का प्लान बनाया। इसके लिए उसे एमिल की मदद की जरूरत थी। एमिल ने उसका साथ दिया और वो दोनों लड़ने का नाटक करने लगे। वहाँ मौजूद कैदी भी उन्हें और लड़ने के लिए उकसाने लगे। वार्डन हॉब ये नजारा अपने सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। आखिरकार रे का प्लान कामयाब हुआ और उन दोनों को आइसोलेशन सेल में भेज दिया गया जहाँ उन्हें टॉर्चर करने का पूरा इंतजाम था। वहाँ पर हाई पावर हेलोजन लाइट्स लगी थी और वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा था। वार्डन हॉब्स उन्हें सिक्योरिटी कैमरा से तड़पते हुए देखने लगा। पूरा दिन उन्हें उस चैम्बर में रखने के बाद वहाँ एक डॉक्टर को भेजा गया। रे डॉक्टर को इंसानियत का वास्ता देकर उससे जेल की लोकेशन के बारे में पूछने लगा लेकिन डॉक्टर साफ तौर पर झिझकते हुए नजर आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता एक ऑफिसर उसे वहाँ से ले जाने आ गया और पूछने लगा कि रे ने उससे क्या बात की। हालांकि डॉक्टर ने बात घुमा दी और कहा कि वो बस हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर रे ने अंदाजा लगाया कि वो शायद उसे यहाँ से निकलने में उसकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ हश और एबिगेल लेस्टर से मिलते हैं और डिमांड करते हैं कि वो जेसिका से रे की लोकेशन के बारे में सख्ती से पूछताछ करे। हालांकि लेस्टर ये कहकर मना कर देता है कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सही चल रहा है लेकिन हर्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लेस्टर प्रेशर में आकर उसे तसल्ली देता है कि वो जेसिका से जरूर बात करेगा। सॉलिटरी सेल से वापस आने के बाद रे एमिल को अपनी नई खोज के बारे में बताता है। उसने नोटिस किया कि जेल का फर्श स्टील से बना था और हवा में नमी होने के कारण उसके रिवेट यानी नट बोल्ट में जंग लग चुका था। उसे खोलने का जुगाड़ बनाने के लिए उसे एक मेटल प्लेट की जरूरत थी जिसके लिए उसे एमिल की हेल्प चाहिए थी। एमिल को एक प्लान सोचता है। वो गार्ड से कहता है कि वो अपने बॉस मेहाइम के बारे में वार्डन को सारी जानकारी देने को तैयार है। वार्डन ये मैसेज पाकर उसे अपने पास बुलाता है और मेहाइम का पता पूछता है। एमिल कोई सीधा जवाब नहीं देता बल्कि कागज पर एक नक्शा बनाना शुरू कर देता है लेकिन वो असल में उसे बेवकूफ बना रहा था। ये देखकर वार्डन गुस्से में आ गया। उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि वो एमिल को टॉर्चर करें। गार्ड्स ने एमिल के
के मुंह में जबरदस्ती पानी का पाइप डाल दिया, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन एमिल ने इस दौरान बहुत चालाकी से एक ड्रेन कवर चुरा लिया। बाद में एमिल ने वो ड्रेन कवर रे को सौंप दिया, लेकिन इसके बदले में वो उसका पूरा प्लान जानना चाहता था, जिस पर रे ने बताया कि अगर स्टील के रिवेट्स पर फोकस्ड हीट डाली जाए तो वो फैलकर टूट जाएगी। इसके लिए हीट रिफ्लेक्टर के तौर पर वो ड्रेन कवर का इस्तेमाल करने वाले थे, जिससे हीट टकराकर एक जगह फोकस हो सके। ड्रेन कवर को चमकाने के लिए रे ने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया, जिससे वो आईने की तरह रिफ्लेक्टिव बन गया। उसने एमिल को एक डिस्टर्बिंग बात भी बताई कि इस जेल का नक्शा उसकी खुद की लिखी किताब और रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया था, यानी जेल को अनब्रेकेबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। आगे के प्लान के लिए रे एमिल की मदद से वहाँ सबका ध्यान भटकाना चाहता था। एमिल तैयार हो गया, तभी रे ने ब्रेड हाथों में दबाया। वहीं एमिल सामने से एक कैदी को लड़ने के लिए उकसाने लगा। कैदी को भी गुस्सा आ गया और जैसा उन्होंने सोचा था वहाँ वैसा ही बवाल मच गया। जैसे ही लड़ाई बढ़ने लगी, गार्ड्स ने उन सबको आइसोलेशन चेम्बर में डाल दिया। रे फटाफट मेटल प्लेट का यूज करके रिवेट्स पर हीट फोकस करने लगा। ये काम उसने बहुत चालाकी से कैमरा से छुपकर किया और जैसे ही वो रिवेट्स खोली तो उसने फर्श पर जोर से दस्तक दी, जो कि एमिल के लिए एक सिग्नल था। ये सुनकर एमिल जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर रे ने अपने सेल के सिक्योरिटी कैमरा को बेड से ढक दिया ताकि उसकी हरकतें कैमरे में ना आए। फिर वो स्टील की प्लेट हटाकर वेंट सिस्टम में घुस गया और वहाँ से बाहर निकलने लगा। गार्ड ने नोटिस किया कि कैमरा काम नहीं कर रहा। उस संकरी जगह से निकलते हुए रे से गलती से एक वॉल्व टूट गया, जिससे जबरदस्त पानी का रिसाव शुरू हो गया। दूसरी तरफ वार्डन एमिल के पास पहुंचा और उसने जानना चाहा कि वो क्या कर रहा है। तभी एमिल अचानक अजीब भाषा में बातें करने लगा, जो वार्डन को समझ नहीं आई। उधर दूसरी तरफ जब रे वेंट से बाहर निकला तो जो नजारा उसने देखा उसने उसे चौंका दिया। ये जेल एक बहुत बड़ी कार्गो शिप के अंदर थी, जो समुद्र के बीचों बीच तैर रही थी। ये एहसास होते ही वो जल्दी से वापस लौट गया ताकि कोई उसे देख न ले। इस बीच टूटे हुए वॉल्व से पानी रिसकर आइसोलेशन चैम्बर्स तक पहुंच गया और इसी अफरा तफरी में रे आसानी से बिना किसी को शक हुए अपनी जगह पर लौट आया। इस बीच शहर में एबिगेल और हश ने लेस्टर पर दबाव डाला और उससे रे के बारे में जवाब मांगे। लेस्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसने जेसिका से बात की थी और कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन एबिगेल का शक उस पर बना रहा। उसने ये ऑब्जेक्शन भी उठाया कि रे के काम की पेमेंट अभी तक रुकी हुई थी, जिस पर लेस्टर ने कहा, तुम्हें पता है ना सरकारी डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं और $2.5 मिलियन के ट्रांजैक्शन में डिले होना आम बात है। लेकिन एबी उसके किसी जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती। दूसरी तरफ जेल में वार्डन और उसके ऑफिसर्स बाढ़ से हुए नुकसान की जांच कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि कई रिवेट्स अपनी जगह से गायब थे। हॉब्स को फौरन शक हो गया कि किसी ने उनसे छेड़छाड़ की थी। इसी दौरान लेस्टर ने वार्डन को फोन किया और उसे रे की असली पहचान के बारे में सब कुछ बताया। हॉब्स बोला, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो लेस्टर ने कहा, मैं तो बस जेल की सुरक्षा टेस्ट कर रहा था। लेकिन हॉब्स को रे को छोड़ने का आदेश देने के बजाय लेस्टर ने कहा कि वो रे को अब हमेशा के लिए वहाँ बंद रखे। असल में लेस्टर की एक अलग साजिश चल रही थी। वो इस अवैध जेल को ऑपरेट कर रहा था, जिसे इन्वेस्टर्स ने उसकी और रे की कंपनी की रेपुटेशन की वजह से काम पर रखा था। वो खुद मैनहाइम यानी एमिल के बॉस को ढूंढ रहा था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स ने उस पर भारी इनाम रखा था। मैनहाइम ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए लेस्टर ने हॉब्स पर दबाव डाला कि वो एमिल से उसके बॉस मैनहाइम के बारे में पूछताछ और तेज करे। इससे पहले रे और एमिल की दोस्ती पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी था। इसके बाद वार्डन ने रे को टॉर्चर करने के लिए उसकी पिटाई का सिलसिला शुरू कर दिया और उसे कई दिन तक जबरदस्ती जगाए रखा। एमिल रे को टूटते हुए देख रहा था और उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार यातनाओं के कारण रे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उधर रे के जख्मों का इलाज करते हुए डॉक्टर ने उसकी तकलीफ देखी और उसे अपराध बोध महसूस होने लगा। रे का मनोबल बढ़ाने के लिए एमिल ने उसके बारे में पूछना शुरू किया। रे पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने बारे में बताने लगा। उसने रिवील किया कि वो कभी एक वकील था। एक दिन जिस अपराधी को उसने जेल भिजवाया था, उसने बदला लेने की कसम खाई। फिर वो अपराधी जेल से भाग निकला और रे की पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। तब से रे ने अपना पूरा जीवन इस बात के लिए समर्पित कर दिया कि जेलें इतनी मजबूत हो कि कोई अपराधी फिर से न भाग सके। ये सुनकर एमिल ने रे को हौसला दिया कि अब उसके पास इस जेल से बाहर निकलने की एक और बड़ी वजह थी, जिंदा रहना और उन लोगों को सजा देना जिन्होंने उसे यहाँ फंसाया था। इसी दौरान एबिगेल और हश ने और गहराई से पड़ताल की और एक अवैध प्राइवेट
जेल का पता लगाया जिसे टूम कहा जाता था। यहाँ पूर्व सैनिक और किराए के हथियारे काम करते थे, जहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कैद करवाते थे। ये वही जेल थी जिसमें रे को बंद किया गया था, लेकिन पूरी कोशिशें करने के बावजूद हर्ष उस जेल का सटीक ठिकाना ढूंढने में नाकाम रहा। उधर जेल में रे और एमिल ने अपना ध्यान गार्ड्स पर लगाना शुरू किया। सभी गार्ड्स एक जैसे मास्क पहनते थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन रे ने उनकी आदतों और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से स्टडी किया और खास पैटर्न्स को समझना शुरू कर दिया, जिसके बेसिस पर उन्होंने हर गार्ड को फनी कोड नेम्स देने शुरू कर दिए। अब रे और एमिल को डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए रे ने एमिल को चाकू से घायल कर दिया। जब डॉक्टर रे के घाव पर टाके लगा रहा था, तब रे ने उसे डॉक्टर बनने से पहले की शपथ याद दिलाई, जो कि मरीजों की रक्षा करने के लिए ली जाती है, और उससे जेल की लोकेशन बताने की रिक्वेस्ट करने लगा। लेकिन डॉक्टर इतना डरा हुआ था कि कुछ भी बताने को राजी नहीं था। इसके अलावा डॉक्टर का रे पर यकीन कर पाना भी मुश्किल था। हालांकि इस दौरान रे ने चुपके से डॉक्टर की टेबल से एक पाउडर और कुछ चीजें चुरा ली। अब रे ने जेल की लोकेशन पता लगाने के लिए एक और प्लान बनाया। एमिल ने एक कैदी से चश्मा छीना और फिर उसकी लेंस, गत्ते और पेन की मदद से जुगाड़ करके नेविगेशन डिवाइस बनाया, जिससे वो जहाज के लैटिट्यूड यानी अक्षांश का पता लगा सके। लेकिन इस डिवाइस से काम लेने के लिए आसमान में कुछ तारों की पोजीशन देखनी जरूरी थी, जिसके लिए जहाज के ऊपरी डेक तक पहुंचना था। इसी दौरान वार्डन ने आदेश दिया कि रे को उसके पास लाया जाए। हॉब्स ने रे को बताया कि उसे दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि वो एमिल से संपर्क ना कर सके। लेकिन एमिल अपने रिहाई के लिए उसे एक ऑफर देता है कि अगर उसे एमिल के साथ रहने दिया जाए तो वो एमिल के बॉस मैनहाइम के बारे में जानकारी निकाल सकता है, क्योंकि एमिल उस पर भरोसा करता है। वार्डन पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन रे उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। इन सब बातों के पीछे रे की एक बड़ी चाल थी। जैसे ही वो वापस सेल ब्लॉक में आया, उसने एमिल को पूरी बात बता दी। एमिल ने जानबूझकर रे को मैनहाइम के बारे में झूठी झूठी कहानियां बतानी शुरू की और रे ने वही कहानियां हॉब्स के सामने दोहराई। वो हॉब्स और उसके आदमियों को गुमराह करने में सफल हो रहे थे, जिससे उनके असली प्लान को अंजाम देने के लिए भरपूर समय मिल रहा था। रे और एमिल ने मदद के लिए एक मुस्लिम कैदी जावेद से संपर्क किया और कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो एक हेल्प करनी पड़ेगी। जावेद तैयार हो गया। उसने वार्डन के सामने नाटक करके कहा कि रे और एमिल मिलकर कुछ प्लान बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए उनकी जासूसी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बदले में उसने मांग की कि उसे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाए। वार्डन उसके इरादों से अनजान उसकी बात मान लेता है और उसे जहाज के डेक तक जाने की इजाजत दे देता है। जैसे ही जावेद डेक पर पहुंचा, उसने तुरंत उस नेविगेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया और जहाज की दिशा और डिग्रीज को नोट किया। इस अहम जानकारी के जरिए रे ने पता लगाया कि वो अटलांटिक ओशियन में मोरक्को के पास हैं। तभी एमिल को एक उम्मीद नजर आई। वो बोला कि इस लोकेशन के पास मेरा एक दोस्त रहता है, अगर हम किसी तरह से उसे एक मैसेज भेज पाएं तो वो अपनी टीम लेकर हमें बचाने जरूर आएगा। मैसेज भेजने के लिए रे ने एक चाल चली। उसने चोरी किया हुआ वो पाउडर खा लिया, जिससे उसकी बॉडी में जहर के लक्षण दिखने लगे। चेकअप के दौरान रे ने डॉक्टर को अपना असली नाम बताया और कहा कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया गया है, और अगर वो उसका सच जानना चाहता है तो हॉब्स के ऑफिस में उसकी लिखी हुई किताब ढूंढे जिसमें उसकी पहचान का सबूत है। उस रात डॉक्टर अपने जमीर से लड़ता रहा। वो शराब पीते हुए सही गलत के बारे में सोचने लगा। आखिरकार डॉक्टर ने अपने मन की बात सुनी और चोरी छिपे हॉब्स के ऑफिस में घुसा, जहां उसे रे की किताब मिल गई। उसे यकीन हो गया कि रे जो भी कह रहा था सब सही था। सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर ने तुरंत गार्ड्स को आदेश दिया कि रे को उसके पास लाया जाए। उसने रे से पूछा, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रे ने उसे एमिली के कॉन्टैक्ट को ईमेल भेजने के लिए कहा कि उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का समय आ गया है। रे ने वार्डन को मैनहाइम की एक फर्जी लोकेशन दी, जिससे वो पूरी तरह गुमराह हो गया। उधर जावेद ने भी वार्डन के पास जाकर एक और झूठी खबर दी और कहा, आज एक बड़ा बवाल हो सकता है, आपको रे पर खास नजर रखनी चाहिए। ये खबर मिलते ही वार्डन सतर्क हो गया। उसने तुरंत सीसीटीवी कैमरों से रे की निगरानी शुरू कर दी। हॉब्स ने स्क्रीन पर देखा, रे ब्लॉक सी के कैदियों को सीक्रेटली मोर्स कोड में संदेश भेज रहा था। ये कोड ब्लॉक सी में दंगा भड़काने का इशारा था। ये देखकर वार्डन ने सभी गार्ड्स को ब्लॉक सी में भेज दिया। जिस जगह रे और उसके साथी थे, वहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। उधर डॉक्टर ने आखिरकार एमिल के दोस्त को हेल्प लाने के लिए ईमेल भेज दिया, जिसमें सभी जरूरी जानकारी मौजूद थी। दूसरी तरफ जेल में सही मौका पाकर प्लान के मुताबिक जावेद वहाँ मौजूद कैदियों को झगड़ा करने के लिए उकसाने लगा। गार्ड्स जब तक सिचुएशन संभालते, रे, एमिल और जावेद वहाँ से भाग निकले और ऊपर डेक की तरफ दौड़ पड़े। वार्डन को जल्द ही उनकी चाल समझ आ गई। उसने तुरंत वहाँ लॉकडाउन करने का आदेश दिया। उन तीनों के निकलने से पहले सीढ़ियों के ठीक सामने सुरक्षा दरवाजे बंद हो गए और उनका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। उसी
समय एमिल का दोस्त और उसकी टीम भी वहाँ आ पहुँचे, जो उन्हें हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकालने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस बीच कैदियों और गार्ड्स के बीच फायरिंग छिड़ गई। भागने के दौरान जावेद को गोली लग गई, जिससे वो भागने में असमर्थ हो गया। रे ने जल्दी से दिमाग दौड़ाया और सोचा कि अगर वो जहाज के पावर सिस्टम को बंद कर दे तो सभी दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, जिससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जावेद ने एमिल से कहा कि वो जल्दी से ऊपर जाए और हेलीकॉप्टर में सवार हो जाए, लेकिन एमिल उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। जावेद ने कहा कि मुझे कुछ बंदूकें दे दो, मैं इन्हें रोकूंगा, जिससे तुम्हें कुछ समय मिल जाएगा। आखिरकार एमिल ने उसे 2 गन्स थमा दी और भारी मन से ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में गार्ड्स ने जावेद पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाते, जावेद ने कई गार्ड्स को ढेर कर दिया। गोलीबारी की आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। दूसरी ओर रे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसका सामना जेल के मेन ऑफिसर से हुआ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार रे ने ऑफिसर को जोर से सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वो गिरकर मर गया। बिना समय गंवाए रे कंट्रोल रूम में पहुंचा, जहां गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद उसने पूरी जेल की बिजली बंद कर दी, जिससे हर दरवाजा खुल गया। अब रास्ता साफ था। एमिल सीढ़ियों से ऊपर दौड़ा और हेलीकॉप्टर की ओर भागा। उसने हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन को उखाड़ लिया और उसे अपने हाथ में लेकर जबरदस्त फायरिंग करने लगा और दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगाने लगा। एमिल ने अपनी टीम को रे के लिए इंतजार करने को कहा, लेकिन वो लगातार हो रही फायरिंग की वजह से वहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे। आखिरकार उन्हें उड़ान भरनी पड़ी, लेकिन वो अब भी जहाज के आसपास मंडरा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि रे किसी तरह बचकर निकल आएगा। दूसरी तरफ रे एक फ्लशिंग टैंक में छिप गया। वार्डन ने आसपास का एरिया सर्च करने का आदेश दिया और बिजली वापस चालू करने को कहा, लेकिन जैसे ही पावर वापस आई, टैंक में पानी भरने लगा और रे पानी के बहाव में फ्लश होकर डायरेक्ट समुद्र में जा गिरा। हॉब्स ने तुरंत ये देखा और बाहर की ओर भागा। एमिल ने पानी में स्ट्रगल कर रहे रे को देख लिया। उसने फटाफट हेलीकॉप्टर की सीढ़ी नीचे गिराई। रे ने पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन हॉब्स ने रे पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। इस बीच एक गोली एमिल को भी लगी और सीढ़ी भी लगभग कटने ही वाली थी। रे ने भी अपनी बंदूक उठाई और जहाज के ऑयल टैंक पर निशाना साधा, जिससे एक तेज धमाका हुआ। पूरा डेक आग की लपटों में घिर गया। वार्डन और उसके लोग जलकर खाक हो गए। उन्होंने वहां से हेलीकॉप्टर को मोरक्को की तरफ मोड़ लिया और आखिरकार जमीन पर लैंडिंग की। कुछ ही देर में एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। रे दंग रह गया जब कार से जेसिका निकली, वही औरत जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। लेकिन उसे और भी झटका लगा जब एमिल ने जेसिका से उसका इंट्रोडक्शन अपनी बेटी के रूप में कराया। जेसिका अपने पिता से गले मिली। यहाँ पर यह भी रिवील हुआ कि एमिल असल में खुद ही मैनहाइम था। जिसे सब उसका बॉस समझ रहे थे, वो असल में खुद ही था। उसने अपनी पहचान छिपाई ताकि दुश्मन उसे कभी न खोज पाए। जेसिका कहती है, तुम्हें वहाँ भेजने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि तुम मेरे पिता को वहाँ से बाहर निकाल सको। उसे पोर्टो नाम देना भी उसके पिता के लिए एक सीक्रेट संदेश था, जिससे एमिल सब समझ जाए। रे आखिरकार अपनी टीम से मिलता है। एबिगेल उसे बताती है कि लेस्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीईओ बनाने का वादा किया था, लेकिन इसी शर्त पर कि उसकी बनाई जेल को कोई भी न तोड़ सके। उधर लेस्टर को भी पता लग चुका था कि रे वहाँ से भाग निकला है। उसने जल्दी जल्दी बैग पैक किया और भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन हश और एबिगेल पहले ही उसे ट्रैक कर चुके थे। जैसे ही लेस्टर कार का दरवाजा खोलने वाला होता है, हश अचानक पीछे से आता है और एक ही बार में उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद लेस्टर होश में आता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसे एहसास होता है कि वो खुद ही एक कैदी बन चुका है। उसकी कार एक शिपिंग कंटेनर में सील हो चुकी थी और वो कंटेनर एक विशाल कार्गो शिप पर लदा हुआ था, जो किसी अननोन लोकेशन पर जा रहा था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो गड्ढा उसने रे के लिए खोदा, वो उसमें खुद ही गिर चुका था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।